वनपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी सुपर 30 मॉडल पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 2 है उसे पढ़ने वाले हैं। तरीका वही रखने वाले हैं, अपने प्रत्येक प्रश्न के चारों ऑप्शंस की व्याख्या है वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो क्लास को ध्यान से समझते हुए देखना है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो शुरू कर लेते हैं अपने आज का ये पेपर। और पेपर की बात करें तो अपना जो 2022 में द्वितीय पारी में जो पेपर हुआ था उसे समझने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक बात पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जो अपने भूतकाल को नहीं जानते हैं ना वो अपना भविष्य निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि आपका पेपर वो कैसा हुआ था और इसके चारों ऑप्शंस की व्याख्या करेंगे तो व्याख्या आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए चलते चलते अपन सारी बातें करेंगे, चिंता मत करो, हर चीज समझाने वाला हूँ। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? पहला ही प्रश्न। सन से संबंधित थोड़ी सी समस्या हो जाती है, ईयर से संबंधित। तो इसकी स्थापना है वो आप लोगों के पास कब हुई है भाई? इसकी स्थापना आप लोगों के पास हुई है 1985 में, है ना। ये चलो मैं बता देता हूँ आपको सारी बातें। ये आपके पास हुई है 1985 में। तो 1985 में तो आपके पास समस्या अपने जो स्थापना दिवस है वो किसका है? यह है आपके पास ऊर्जा विकास एजेंसी का। तो अब इसके बाद में बात करें कि 1995 में क्या हुआ, 83 में क्या हुआ और 92 में क्या हुआ है भाई। तो देखो 1985 में तो आपके पास ये रहा, क्या है? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की क्या है, रेडा जिसको अपन कहते हैं, की स्थापना 21 जनवरी, ये थोड़ी सी ध्यान में रखना भाई बात आप। 21 जनवरी को क्या है इसकी स्थापना हुई है भाई, किसकी? इसकी 21 जनवरी 1985 को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए की गई थी। इसके बाद में अगस्त 2002 में इसे RSPCL के साथ मिलाकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी RRECL बना दिया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। अच्छा 95 की बात करते हैं, क्या हुआ भाई? 95 में राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये ध्यान में रखना भाई, क्या है? राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL की स्थापना हुई थी। प्रश्न आ सकता है, क्या भरोसा। अच्छा नेक्स्ट क्या है? 1992 की बात करें तो 1992 में देश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का नाम बदला गया था। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो इस ऑप्शन पे डिपेंड करती है भाई। अच्छा नेक्स्ट क्या था? निम्नलिखित में से किस सवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो जो आपका आंसर है वो तो ये होने वाला भाई, क्या है? ये होने वाला है, जिलिडियम होने वाला है, जिससे अपन अगार प्राप्त करते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, विज्ञान की बात है तो विज्ञान की बात की मैंने व्याख्या यहाँ पे लिख रखी है, तो ये आपको समझनी है। बाकी सारी बातें देखो मैं समझा सकता हूँ। गणित और रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया अपने सर, जो पीछे वाले पेपर की भी बकाया है ना वो भी आपके लिए अपलोड होने वाली है। बस इसके बाद में वही क्लास आने वाली है गणित की। अच्छा जिलिडियम की बात करें, इससे अगार 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 प्राप्त होता है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म जीवों के संवर्धन और आइसक्रीम व जेली बनाने के लिए किया जाता है। तो अगार अगार से अपन क्या करते हैं? सबसे पहले तो प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के संवर्धन और आइसक्रीम एवं जेली बनाने के लिए किया जाता है। और ग्रेसिलेरिया से भी ये मिलता है, ग्रेसिलेरिया से भी मिलता है। देखो विज्ञान की बात है भाई, लेकिन व्याख्या मैंने यहाँ पे बता रखी है। अलवा की बात करें तो क्या है? इसे समुद्री सलाद कहा जाता है। तो कोई पूछ ले समुद्री सलाद किसे कहते हैं? तो वो अलवा को कहते हैं, अब याद रहेगा। इसके बाद एक्टोकॉर्पस की बात करें तो यह एक भूरा शैवाल होता है भाई, एक भूरा शैवाल है जिसका उपयोग फिलामेंट्स संरचना के अध्ययन में होता है। इसके बाद वोलवॉक्स की बात करें तो क्या है? यह एक औपनिवेशिक हरा शैवाल है जो मीठे पानी में गेंद की तरह तैरता हुआ दिखाई देता है। तो प्रश्न ये बन सकता है भाई, याद रखना वोलवॉक्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, बता रहा हूं भाई। अच्छा प्रश्न आ गया होगा समझ में, चलिए फिर। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या है? कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद RCS है भाई, RCS ने किस NGO के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए भाई? उस समय का क्या है, ये अपने पास करंट का क्वेश्चन था तो अभी आने की संभावना कम है, लेकिन इसकी डिटेल जानना जरूरी है। तो ये आपके पास हो जाएगा संपर्क फाउंडेशन। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? उत्तर हो जाएगा संपर्क फाउंडेशन हो जाएगा। अच्छा संपर्क फाउंडेशन में क्या है? इसके साथ मिलकर राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में संपर्क स्मार्ट शाला, ये ध्यान में रखना भाई, संपर्क स्मार्ट शाला कार्यक्रम शुरू किया ताकि गणित और अंग्रेजी विषय के बारे में पूछ सकता भाई।
विषय के बारे में तो कभी भी पूछ सकता है भाई, विषयों को रोचक ढंग से सिखाया जा सके, इसलिए भाई ये MOU हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, प्रथम फाउंडेशन की बात कर लेते हैं भाई। क्या है ये? भारत का प्रसिद्ध शिक्षा NGO है। ध्यान में रखना, प्रथम फाउंडेशन क्या है? भारत का प्रसिद्ध शिक्षा NGO है जो एसेर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट जारी करता है। याद रखना, ASER मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट तैयार करता है, जारी करता है। अच्छा, नेक्स्ट उड़ान फाउंडेशन और यशोदा फाउंडेशन क्या है फिर? तो ये लड़कियों के लिए है भाई। उड़ान और अपने पास यशोदा फाउंडेशन, ये मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण पोषण क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है। तो तीनों संगठन के बारे में याद रखना, चारों संगठन के बारे में बता दिया है। ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं पहले बता देता हूं। अच्छा, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया भाई? तो ये आपके पास महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया है। किसने करवाया है? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। किस लिए करवाया ये देखो मैं बता देता हूँ। देखो, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, इन्होंने अपनी रानी और उनकी सहेलियों के मनोरंजन के लिए उदयपुर में सुंदर फव्वारों से युक्त सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है, याद रख लेना भैया। अब अगर अपन पीछे की डिटेल ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो अपने पास रैपिड रिवीजन है ना, जिसको अपने सुपर 30 नाम दिया है, फिर वो काम नहीं आएगा। अगर आप कहोगे तो मैं अलग से क्लासेज है वो अपलोड कर सकता हूँ, नहीं तो सुपर 30 सीरीज अपनी दौड़ रही है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात करें तो नेक्स्ट अब इसमें अपने जो बाकी दिए हुए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बाकी तो आपको पढ़ना है। महाराणा राज सिंह ने कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया भाई, और सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को क्या घटना है। औरंगजेब ने आदेश दिया कि भारत के मंदिरों से मूर्तियां तोड़ी जाए, तो अपने पास जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है और द्वारकाधीश जी है ना, द्वारका लिख देता हूँ मैं ना, द्वारकाधीश जी की जो मूर्ति थी है ना, द्वारकाधीश की मूर्ति है, इन्होंने कांकरोली में स्थापित करवाई थी भाई। कहाँ पे? कांकरोली में की मूर्ति है, इन्होंने कांकरोली में स्थापित करवाई है, जहाँ पर अपने झील पड़ी है ना वहाँ पर। ये देखो यहाँ पे इन्होंने मूर्ति क्या है वो स्थापित करवाई थी। तो ये मुख्य बातें जो है ना, जैसे अपने पास ये निर्माण से संबंधित है तो निर्माण से संबंधित अपन बातें करेंगे। अच्छा, महाराणा फतेह सिंह की बात करें तो क्या है, इन्होंने उदयपुर की फतेह सागर झील का निर्माण करवाया और चित्तौड़गढ़ में फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया था। तो ये फतेह प्रकाश नहीं पूछेगा, लेकिन फतेह सागर झील है किसने बनाई? महाराणा फतेह सिंह ने बनवाई। कहाँ पे है ये फतेह सागर झील? ये आपके पास उदयपुर में है, तो ये याद रखना भैया। अच्छा, महाराणा भूपाल सिंह के बारे में पढ़े तो ये क्या है? ये एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक थे, यानी जब अपने राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था, है ना। उसके बारे में अलग से बात करेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल बता देता हूँ। ये क्या है? एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक थे, जिन्हें राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख बनाया गया था। मैं बता देता हूँ कैसे। जब अपने पास पूरे भारत अपने राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो 7 चरणों में अपने पास एकीकरण हो गया। अब जब अंत में अपने पास बड़ी बड़ी रियासतों को 7 चरणों को एक साथ बनाया गया है, तो उस समय ये बात उठी कि भाई जो अपने राज प्रमुख है वो कौन बने। तब अपने पास पहली बार महाराज प्रमुख का पद सर्जित किया गया था, और ये अपने पास आजीवन काल महाराज प्रमुख रहे थे। प्रश्न आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है महाराणा भूपाल सिंह के बारे में, तो ये याद रख लेना, एकमात्र महाराज प्रमुख बनाए गए थे जो आजीवन रहे थे, क्योंकि ये पद सर्जित किया गया था। क्योंकि बाकी चरणों में तो अपने पास अलग अलग जो राजा थे उनको राज प्रमुख बना दिया। अब ये कह रहे ये बड़े शासक थे भाई उस जमाने में, जब अपने उदयपुर के शासक है ना, बड़े शासक थे, तो ये ऐसे राजी नहीं हुए, इनको महाराज प्रमुख का पद सर्जित करके महाराज प्रमुख बनाया गया। इसीलिए केवल एक ही ये पद था महाराज प्रमुख का, इसके अलावा पद ही नहीं बने थे। उसके बाद अपने भारत जो राजस्थान उसका एकीकरण हो चुका था। अच्छा, गैब सागर झील कहाँ पे है भाई? ये कहाँ पे? ये तो बहुत ही सरल है, डूंगरपुर में है, तो ये पढ़ लेते हैं अपने पास। ये रहा डूंगरपुर। चलिए व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। यहाँ प्रसिद्ध गैब सागर यानी गेप सागर भी बोलते हैं झील स्थित है। इस झील के तट पर बादल महल, याद रखना भाई, इस झील के तट पर बादल महल और कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। प्रश्न आ सकता है, कालीबाई का स्मारक कौन सी झील के किनारे बना है? तो गेब सागर झील के किनारे बना है। गेब सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में है, ये ध्यान में रख लेना भाई। अच्छा, ये बादल महल के बारे में भी बता सकते हो। अच्छा, बांसवाड़ा की बात करें, यहाँ पे क्या हो सकता है फिर? यहाँ आनंद सागर झील है भाई, है ना, आनंद या आनंद बांसवाड़ा में, और डायलाब झील भी स्थित है।
ये झीलों के नाम सुने नहीं आप लोगों ने, मुझे पता है। तो बांसवाड़ा में ये याद रखना, आनंद सागर झील और डायलाब झील भी है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें अजमेर की, तो अजमेर के बारे में आप सभी जानते हो भाई, अजमेर के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देते। अन्ना सागर झील अन्नोराज ने बनवाई थी, पिछले पेपर में बात हो चुकी है भाई। फाय सागर झील है, इसके बाद में पवित्र झील पुष्कर भी है, तो ये याद रख लेना। अन्ना सागर झील में अपने पीछे वाले वीडियो में बात हो चुकी है, कैसे क्यों निर्माण करवाया गया था। अच्छा, माउंट आबू सिरोही, यहाँ राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी प्राकृतिक झील नक्की झील स्थित है, जिसके बारे में मान्यता है कि देवताओं ने नाखून से खोदा है। लेकिन अगर अपन बात करें नक्की झील की, तो ये कौन सी है, एक उद्गार झील है भाई। क्या है ये, उद्गार झील है, अपने पास ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई झील है नक्की झील। लेकिन मान्यता ये है कि देवताओं के नाखूनों से खोदी गई झील है भाई, तो ये याद रखना दोनों पॉइंट मेरे। अच्छा, अवायवीय जीवाणु को असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, वह है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, क्लोस्ट्रीडियम। क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर देखो मैं बता देता हूँ, व्याख्या मैंने यहाँ पे लिख रखी है भाई, क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा। यह एक अवायवीय और असहजीवी जीवाणु है जो मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का अपने पास मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, स्थिर रखता है उसको। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो क्या है, एजोटोबैक्टर की बात करें तो यह भी असहजीवी है, लेकिन यह वायवीय जीवाणु है। क्या है भाई, ये वायवीय जीवाणु है। इसके बाद में बात करें क्लोरोबियम, ये क्या है, ये एक प्रकाश संश्लेषी हरा गंधक जीवाणु है। इसके बारे में बात करें तो एजोमोनास की बात करें तो यह भी मिट्टी में पाया जाने वाला स्वतंत्र रूप से रहने वाला एरोबिक जीवाणु है भाई। क्या है, एरोबिक जीवाणु है, वायवीय जीवाणु है, तो ये आपके पास आंसर हो जाता है। तो ये चारों जो जीवाणु उनके बारे में नाम याद रख लेना भाई, जीवाणु के नाम थोड़े से है तो टफ ही। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं, क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस किले को मयूरध्वज गढ़ कहा जाता है, तो ये मेहरानगढ़ को कहा जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके जो पीछे है ना, जब दूर से देखते हैं तो इसके पीछे का जो टेल, जिसको टेल बोलते हैं ना, टेल पूंछ वाला हिस्सा, वो मोर के पंखों के जैसा दिखता है। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ देखो भाई, मोर के पंखों के जैसा दिखता है, इसलिए इसे मयूरध्वज कहा जाता है। पढ़ लेना आप लोग। अच्छा, मेहरानगढ़ जोधपुर चिड़ियानटुक पहाड़ी पर है भाई, ये कौन सी पहाड़ी पे है, चिड़ियानटुक पहाड़ी पे है। याद रखना, प्रश्न पूछ सकते हैं, चिड़ियानटुक पहाड़ी पर कौन सा गढ़ बना हुआ है, कौन सा किला बना हुआ है, या मेहरानगढ़ है वो कौन सी जो पहाड़ी है उस पर बना हुआ है। इसमें क्या है, इस किले की आकृति मयूर जैसी होने के कारण इसे मयूरध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था, और किसके आशीर्वाद से करवाया था, कर्णी माता, कर्णी जो है ना, कर्णी माता के आशीर्वाद से करवाया था। कर्णी माता के आशीर्वाद से इस किले की नींव रखी थी इन्होंने। अच्छा, ये कहा जाता है इस गढ़ के बारे में कि इस किले की नींव में इंसान की बलि दी गई थी, और जिसका नाम रजिया भांबी था भाई। क्या नाम था, रजिया भांबी नाम बताया जा रहा है उसका, है ना, ध्यान में रख लेना भाई, ये रजिया भांबी नाम था उसका, जिसकी इसकी नींव में ये अपने पास बताया जाता है भाई कि इस गढ़ की जब अपने पास नींव रखी गई तो इंसान की बलि दी गई थी, और उस इंसान का नाम रजिया भांबी था। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो लोहागढ़, हाँ, ये बाकी जो है ना इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। लोहागढ़ भरतपुर, इसे मिट्टी का किला या अजय दुर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण मैं बताऊंगा आपको। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था भाई, महाराजा सूरजमल ने, जिसे अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक भी नहीं जीत पाया था। ये एक अजय किला है भाई, कौन सा, भरतपुर का किला है। अब इसके अंदर इस तरीके से बनाया गया है कि जब अपने पास इसके बाहर की तरफ देखें तो ऊंची ऊंची जो मिट्टी की खाई है वो थी, और अगर अपन बात करें ऊपर से अगर चलिए मैं एक बात समझाता हूँ, एक बार मैं ये पढ़ा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, रणथंभौर के किले की बात करें तो रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर है, ये बख्तरबंद और एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरण दुर्ग कौन सा होता है, जहां पर अपने पास जंगलों के बीच से रास्ता गुजरता है, यानी जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल होते हैं, वो एरण दुर्ग कहलाता है।
प्रश्न पूछ सकता है एरन दुर्ग क्या होता है, तो जिसके चारों तरफ कंटीली झाड़ियों वाला जंगल होता है वो एरन दुर्ग होता है। तो अपने पास सवाईमाधोपुर का किला वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है, बख्तरबंद कहा जाता है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। क्या है अबुल फजल का ये कथन याद रह जाएगा। तारागढ़ की बात करें, अजमेर बूंदी वाला, दो है भाई अपने पास, एक तो बूंदी में भी है और एक अजमेर में। अजमेर वाले तारागढ़ को गढ़ बिठली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। बूंदी वाले तारागढ़ को उसकी तारे जैसी आकृति के कारण तारागढ़ कहते हैं। याद रख लेना भाई तारागढ़, हाँ, कि तारे की आकृति वाला तारागढ़ कौन से जिले में है, तो बूंदी जिले में है। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे सर, कैसे नहीं याद रखेंगे, आप बता रहे हो तो। ये हो गया। हाँ, अपनी बात चल रही थी, ये लोहागढ़ है, ये अपने पास अजय किला क्यों है भाई, इसके बारे में छोटी सी, चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये अपने पास, ये मान के चलिए अपना किला है, चलिए छोटा सा किला बनाएंगे अपन, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब क्या हुआ, ये जो सूरजमल थे इन्होंने इस बाहर की तरफ जो मिट्टी के टीले ना वो लगवा दिए भाई, मिट्टी के चारों तरफ, ये बड़े बड़े टीले ना चारों तरफ टीले टीले करवा दिए भाई, ये इस तरफ टीला इस तरफ टीला, यानी बीच में कर दिया। अब होता क्या है कि जब अपने पास कौन है सेनापति लॉर्ड लेक वहाँ पे आए, अपने पास इनके पास तो अपने पास क्या थी, तोप वगैरह थी, तो तोपों से तो जीता इन्होंने। तो तोप से जब गोले दागते थे इस पे, तोप से जब गोले दागते थे तो अगर वो नीचे रखते थे तो इन मिट्टी के जो ढेर होते थे ना, इसमें गोला चला जाता था, तो दीवार तक पहुंचता नहीं था, तो मिट्टी में गोले का क्या असर। और जब इसका गोले का मुंह ऊपर कर देते थे तो वो इस किले को पार कर जाता था। तो इसीलिए अपने पास जो अपने अंग्रेज अधिकारी है वो भी इसको नहीं जीत पाए थे, ये इसीलिए इसको अजय दुर्ग कहते हैं। अब ये चारों दुर्गों की बात बता दी भाई, चलिए फिर। अच्छा, सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक कौन सा है, तो इसमें बात करें तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। कौन सा होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। सर इतने बड़े शब्द याद कैसे करेंगे, आप याद कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं आप सुनते चलना ध्यान से। अब देखो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या है, ये थोड़े यहाँ पे अपनी अंग्रेजी दूसरी आ गई भाई, पता नहीं कौन सी, कोई बात नहीं है। अत्यधिक उच्च अपवर्तनांक जो और अत्यधिक सफेदी के कारण इसका उपयोग पेंट, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक्स में मुख्य रूप से पिगमेंट के रूप में होता है। तो ये अत्यधिक व्हाइट होता है इसलिए होता है भाई। अच्छा, जिंक ऑक्साइड की बात करें तो ये क्या है, तो जिंक ऑक्साइड में बात करें JNO है भाई, यहाँ पे JNO, ये रहने देना। तो इसे क्या है, फिलोसफर वूल भी कहते हैं, ये याद रखना भाई। फिलोसफर वूल किसे कहते हैं, वो कहते हैं जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, लेकिन टफ तो तरीके से पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखना। फिलोसफर वूल किसे कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। इसका उपयोग सफेद पेंट यानी चाइनीज व्हाइट को में और त्वचा के मलम में होता है, पर यह TiO से कम अपारदर्शी होता है। TiO क्या होता है सर, तो TiO को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, चलिए ऊपर लिखते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। TiO आपके पास होता है टाइटेनियम है भाई, टाइटेनियम डाई ऑक्साइड होता है भाई, ऑक्साइड। तो इससे कम व्हाइट होता है, ऑक्साइड लिखना है भाई यहाँ पे, हाँ ऑक्साइड, चलिए कर देता हूँ। ये बाकी हिंदी में थोड़ी अगर मात्राओं की हो जाती है तो बस सुन लेना आप लोग, तो ये हो जाता है। अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसे मुख्य रूप से कार्ड्स कहते हैं या रेत भी कहा जाता है। तो रेत किसे कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कार्ड्स किसे कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और जर्कोनियम डाइऑक्साइड की बात करें तो इसे जिरकोनिया कहा जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम हीरे और सिरेमिक्स में होता है। तो ये याद रख लेना भैया, विज्ञान के चारों अपने पास जो तथ्य थे वो बता दिए यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विटामिन है, तो इसमें बताएं तो विटामिन की बात करें तो इसमें आपके पास रिबोफ्लेविन, यानी ये जो है ना रिबोफ्लेविन जो है ये विटामिन है। बाकी क्या है तो देखते हैं। रिबोफ्लेविन यह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है भाई, कोई ध्यान में रखना। विटामिन B का रासायनिक नाम पूछे तो क्या है, रिबोफ्लेविन है। इसकी कमी से किलोसिस, होठों का फटना रोग होता है। ध्यान में रखना, प्रश्न पूछ सकते हैं, होठों का फटना कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B2 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रिबोफ्लेविन है। इसके बाद में बात करें कोलेस्ट्रॉल, तो ये तो आप जानते हो भाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ये एक प्रकार का स्टेरॉइड लिपिड वसा होता है। स्टेरॉइड लिपिड यानी जिसको अपन वसा कहते हैं वो होता है, जो जंतु कोशिकाओं की झिल्ली में पाया जाता है,
जो कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं की झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रश्न हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। सर कोलेस्ट्रॉल की कमी हो रही है, तो आप कोलेस्ट्रॉल की कमी आ रही है, वृद्धि हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आप सफल हो जाओगे तो सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी, फिर अपन क्या है आराम से रह सकते हैं। इंसान मतलब लड़के की सबसे बड़ी, मैं लड़कियों के लिए नहीं कहूँगा भाई, लेकिन लड़कों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी उनकी सबसे बड़ी समस्या है, घर वालों के ताने सबसे बड़ी समस्या है, बाहर समाज में क्या कहेंगे ये सबसे बड़ी समस्या है, शादी होगी कि नहीं होगी ये सबसे बड़ी समस्या है। तो लड़कों की तो जीवन में समस्या ही समस्या है, मुझे पता है। लड़कियों के जीवन में इतनी समस्या नहीं है। अच्छा, लेक्टोस क्या होता है भाई? तो लेक्टोस आप जानते हो दूध में पाई जाने वाली विटामिन क्या है? शर्करा है भाई। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है जो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज से मिलकर बनती है। इसके बारे में आप सभी जानते हो तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज की बात करें तो इसे फल शर्करा कहते हैं, फ्रूट शुगर कहा जाता है। यह सबसे मीठी प्राकृतिक मोनोसेक्राइड शर्करा है भाई। क्या है? ये सबसे मीठी प्राकृतिक मोनोसेक्राइड शर्करा है। तो चारों ऑप्शंस की व्याख्या हो जाती है। अच्छा चलिए, फिर राजस्थान के किस जिले में अन्ना सागर झील है? बताने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। अन्ना सागर झील अजमेर में है, ये लो। और अन्ना सागर झील के बारे में तो चर्चा भी हो चुकी है भाई, प्रश्न हो चुके हैं भाई इसके बारे में, पिछले वाले प्रश्न में भी हुई थी, सॉरी पीछे वाली वीडियो में भाई, ऐसे मत समझ लेना, और प्रश्न में भी हुई है, ऐसे मैं गलत नहीं हूँ। अजमेर की बात करते हैं। अन्ना सागर झील का निर्माण 1137 में अर्णोराज ने, अन्ना जी बोलते थे, चौहान ने करवाया था। जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग, ये ध्यान में रखना भाई, जहांगीर ने अपना दौलत बाग कौन सी झील के किनारे बनवाया था? अन्ना सागर झील के, जिसको सुभाष उद्यान भी कहते हैं। और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण भी बनवाई, बारादरी भी यहाँ पे बनवाई थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अर्णोराज ने इसका निर्माण कहाँ पे? तुर्कों के, ये कहा जाता है, चलिए मैं वैसे समझा देता हूँ। ये कहते हैं कि जब तुर्कों का नरसंहार किया था, यानी तुर्कों को वहां से भगाया था अर्णोराज ने, तो जो भूमि थी वो रक्त से लाल हो गई थी, और उस रक्त को साफ करने के लिए अर्णोराज ने अपने पास अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अलवर की बात करें तो अलवर में क्या है फिर फेमस? यहाँ पर प्रसिद्ध सिलिसेट झील स्थित है, जिसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नंदन कानन भी कहा जाता है। उदयपुर, इसे झीलों की नगरी कहते हैं। यहाँ पिछोला ये पिछोला नहीं है भाई, ये पिछोला झील है। क्या है भाई? पिछोला है, फतेह सागर है, उदय सागर है, और स्वरूप सागर झीलें स्थित है। अच्छा, राजसमंद में क्या है फिर? यहाँ प्रसिद्ध राजसमंद झील है, जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी पाल कहा जाता है। ये नौचौकी पाल भी आता है इसके आगे, नौचौकी पाल कहा जाता है। और जहाँ 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ये ध्यान में रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। चलिए फिर अब इसके बाद में देखिए तो क्या आता है। अच्छा, पोमचा क्या है? तो आप बता सकते हो भाई, पोमचा चित्रकला शैली है, रंगाई की शैली है, पद्य शैली है, बर्तन गढ़ने की शैली है। तो आप सभी जानते हो भाई, रंगाई की शैली है। तो देखो, रंगाई की शैली, ओढ़नी जिसको अपन कहते हैं। पोमचा राजस्थान में महिलाओं की एक विशेष ओढ़नी या वस्त्र रंगाई की शैली है। पुत्र जन्म पर पीला पोमचा और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। जयपुर का पोमचा फेमस है। कहाँ का पोमचा है वो प्रसिद्ध है? जयपुर का पोमचा है ना। अच्छा, चित्रकला क्या शैली होती है भाई? राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, डुडार और हाड़ौती मुख्य चित्रकला शैलियां हैं। तो ये चित्र शैलियों से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो बात करेंगे अपन। पद्य शैली क्या होती है? तो राजस्थान में डिंगल और पिंगल साहित्यिक पद्य शैलियां रही हैं, तो ये रह जाएगा। अच्छा, बर्तन गढ़ने की शैली क्या होती है भाई? बर्तनों पर नक्काशिया, टेराकोटा कला, जैसे मोलेला भाई, ये ध्यान में रखना, मोलेला इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये अपने पास से ज़्यादा खास नहीं, तो चलिए। अच्छा, डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 2022 में प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो ये आपके पास अक्टूबर में की गई है भाई। तो ये उस समय का क्या है, करंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो ये आप बता सकते हो भाई, कहाँ से? ये लाहौर से लाई गई थी। थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं इसका। देखो, महाराजा मान सिंह प्रथम मूल रूप से फारस ईरान की इस कला को लाहौर से जयपुर लेकर आए थे भाई। मूल रूप से कहाँ की है? फारस से या ईरान की है। और कहाँ? ये लाहौर से लेकर आए थे। मीनाकारी में सोने चांदी के गहनों पर रंग भरा जाता है। और ये क्या है? कुदरत सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। कौन? कुदरत सिंह क्या है? इसके क्या है? फेमस कलाकार भी रहे हैं। अच्छा, चीन की बात करें तो चीन से क्या है? जयपुर की ब्लू पोट्री का मूल उद्गम पर्सिया से होकर चीन की चाक कला से प्रभावित माना जाता है। तो ब्लू पोट्री का भी ध्यान में रखना।
अच्छा, बलूचिस्तान और बंगाल की बात करें तो बंगाली शैली का प्रभाव आमेर के महलों में के वास्तुकला और शीला देवी की मूर्ति जो कि मान सिंह केदार राजा को हराकर लाए थे पर दिखता है। कहाँ पे शीला देवी की मूर्ति पर कहाँ का प्रभाव दिखता है? तो बंगाली, यानी कहाँ का बंगाली शैली का प्रभाव दिखता है, जो कि कहाँ वहाँ के जो शासक थे ना बंगाल के, केदार राजा को हराकर लाए थे पर दिखता है। इसके बाद में बात करें तो आता है बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो माही भ्रातीव। कहाँ पे माही भ्रातीव है भाई, भ्रातव नहीं है, ये क्या है भाई? हाँ, माही भ्रातीव है भाई, माही भ्रातीव से सम्मानित किया था औरंगजेब ने। अपने पास जैसे अकबर है, जहांगीर है, औरंगजेब है, शाहजहां है, इन्होंने उपाधियाँ तो दी थी अपने पास, अपने राजपूत शासकों को विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ दे दी थी। अच्छा, ये क्या है माही भ्रातीव के बारे में थोड़ी सी, ये देखो मैं बता देता हूँ, माही भ्रातीव मैंने लिख दिया। औरंगजेब ने बीकानेर के शासक अनूप सिंह की दक्षिण अपूर्व वीरता और कूटनीति से प्रसन्न होकर उन्हें माही भ्रातीव की से सम्मानित किया था या इसकी उपाधि दी थी। तो अनूप सिंह दक्षिण अपूर्व वीरता दिखाए, तो यहाँ यानी जंग पे गए थे तो उनकी विजय के कारण। अच्छा, माही रखब क्या होता है? माही सराव क्या होता है? माही जहां क्या होता है? ये राजस्थान इतिहास में औरंगजेब द्वारा दी गई प्रमाणिक उपाधियां नहीं है भाई, ऐसी उपाधियां नहीं दी जाती है, राजस्थान में नहीं दी गई है, तो इसको देखना भी नहीं है आप लोगों को। अच्छा, मालानी पहाड़ी किस में स्थित है भाई? तो मालानी पहाड़ी आपके पास कहाँ है? जालोर बाड़मेर में है भाई। कहाँ पे है ये जालोर बाड़मेर में स्थित है। मालानी नाम पर्वत सुना होगा, तो देखो जालोर बाड़मेर क्या है? मालानी आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट और रायोलाइट मुख्य रूप से जालोर और बाड़मेर सिवाना जिले में विस्तृत है। सिवाना में स्थित 56 की पहाड़ियां इसी का हिस्सा है। तो कोई पूछ सकता है 56 की पहाड़ियां कहाँ है? 56 की पहाड़ियां आपके पास बाड़मेर के सिवाना में है। कौन सी चट्टानों से है? तो ग्रेनाइट और रायोलाइट से है भाई, तो ये ध्यान में रखना। अन्य विकल्प की बात करें तो जोधपुर में कायलाना पहाड़ियां है, पाली में नानी सिरड़ी की पहाड़ियां है, ये याद रह जाएगा। हाँ, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है भाई? तो त्रिपुरा सुंदरी का अपने पास तलवाड़ा बांसवाड़ा में है भाई। कहाँ पे है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तलवाड़ा बांसवाड़ा, ये त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता का प्राचीन मंदिर है। कहाँ? तुरताई माता का। यह पांचाल जाति की कुल देवी है भाई, ध्यान में रखना। पांचाल जाति की कुल देवी कौन सी है? तो अपने पास क्या है? त्रिपुरा सुंदरी है। इसके बाद में बात करें, यहाँ माता की सिंह पर सवार अष्टदश है, ये ध्यान में रखना भाई। कौन सी माता की जो मूर्ति है? अष्टदश, यानी 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। यानी कौन सी माता की मूर्ति 18 भुजाओं वाली है? तो त्रिपुरा सुंदरी की या तुरताई माता की है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है, और तलवाड़ा गांव है भाई। क्या है? तलवाड़ा गांव है। अच्छा, तन्नौट की बात कर लेते हैं, जैसलमेर। तन्नौट में कौन सी माता है? तो देखो यहाँ तन्नौट राय माता है, थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी, और या जिन्हें सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। तो अपने पास ध्यान में रख लेना, ये तो याद भी है आप लोगों के, मुझे पता है। अच्छा, बधाना माता की बात करते हैं, प्रश्न आएगा पक्का बधाना माता से संबंधित। यहाँ बधाना माता का मंदिर है, जहाँ मूठ क्या होता है भाई? मूठ होता तांत्रिक प्रयोग। तांत्रिक अपने कहते नहीं, वो मूठ जा रही है तारों से टूट के हुए जा रही है, बोलो वो किस पे जाके गिरेगी। पुराने जमाने में अगर आप अपने अभी हो हाल फिलहाल के मॉडर्निटी के हो ना, आप लोग जैन जी वाले हो अपने, तो आपको नहीं पता है, आप अपने पिता से पूछना पापा मूठ क्या होती है, तो वो अपने आप समझा देंगे। हाँ, चपेट में आए व्यक्ति का इलाज क्या होता है? अच्छा, नेक्स्ट बात करें अकोला क्या है? तो अकोला की बात करें तो यह स्थान दाबू प्रिंट, ये दाबू प्रिंट क्या होती है? और बड़दली माता, यानी बड़दली माता के मंदिर के लिए जाना जाता है। अब दाबू प्रिंट क्या होता है? दाब दे के प्रिंट किया जाता है, वो दाबू प्रिंट होता है। तो सारे ऑप्शंस आ गए भी। चलिए, 6 आदमी तथा 2 औरतें एक साथ एक आदमी तथा एक औरत द्वारा किए गए काम का तिगुना कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत के कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? तो देखिए, मैंने बताया था आपको पीछे वाले वीडियो में भी कि ये जो गणित के रीजनिंग के प्रश्न हैं, ये हमारे वीके सर हैं, वो करवाएंगे आपको जल्द ही। इस क्लास के बाद में, यानी इस मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद में, आपको पीछे वाले पेपर के और इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो रीजनिंग के हैं, वो चाहे गणित के हो, वो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो ये अपन उनसे करवाएंगे भाई। अच्छा, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? आप सभी जानते हो भाई, 7 चरणों में हुआ था। ये 7 चरण आपको याद रखने हैं, और इनसे संबंधित क्लास है वो मैं अलग से अपलोड करूंगा, ताकि आप सही तरीके से समझ सको। 7 चरण है। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से
मत्स्य संघ से शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 जो आधुनिक भारत राजस्थान है सॉरी तक कुल 7 चरणों में पूरा हुआ था। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। ये समय याद रखना, पूछ सकते हैं भाई अब की बार। अच्छा, क्या वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है भाई? तो वागड़ी आपके पास डूंगरपुर बांसवाड़ा कहाँ पे है? ये रहा, ये बोली जाती है आपके पास डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। अच्छा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा इस क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है, इसलिए यहाँ की बोले जाने वाली जो भाषा है वो वागड़ी कहलाती है। जॉर्ज गियर्सन ने इस बोली को भीली बोली भी कहा था। जॉर्ज गियर्सन जिन्होंने राजस्थान की भाषाओं का क्या है वर्गीकरण किया था, जॉर्ज गियर्सन, याद रख लेना भाई ये नाम। जोधपुर एवं बीकानेर में बात करें तो यहाँ पे मारवाड़ी और थली बोली बोली जाती है भाई। कौन सी? मारवाड़ी और थली बोली। उदयपुर और राजसमंद की बात करें तो यहाँ पे इस क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है भाई, बोलियों से संबंधित भी है। अच्छा, जयपुर की बात करें ढूंढाड़ी बोली जाती है। जयपुर में ढूंढाड़ी, सीकर में शेखावाटी और शेखावाटी में शेखावाटी बोली जाती है। बोली का मतलब अपन जो बोलते हैं, बोलना का मतलब भाषा से लिया गया भाई, ये बोलने से लिया गया वर्ब। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं माइंस एंड जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा और राजसमंद में किसके विशाल भंडार मिले हैं? ये उस समय का करंट प्रश्न था। तो इसमें अपन बात करें तो मैंगनीज जो प्रश्न था ना, मैंगनीज के भंडार मिले थे बांसवाड़ा में, और कहाँ पे है भाई? ये बांसवाड़ा व राजसमंद में। तो मैंगनीज की बात कर लेते हैं। बांसवाड़े के लीलावानी, ये नाम याद रखना भैया, लीलावानी है, कालाखूंटा है, तामेसरा है, और राजसमंद के क्षेत्रों में मैंगनीज के बड़े भंडार में खोजे गए हैं। ये याद रख लेना भाई, पूछ सकता है। पोटास की बात करें तो इसके विशाल भंडार राजस्थान के हनुमानगढ़, ये भी याद रखना, श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर गंगानगर बेसिन की बात कर रहा हूँ भाई, में स्थित है, मिले हैं भाई। अच्छा, तांबा की बात करें तो ये तो खेतड़ी है भी, अपना खेतड़ी, सिंगाड़ा, नीम का थाना और खोदरीबा अलवर प्रसिद्ध है। याद रह जाएगा बिल्कुल, अब तो याद रहना ही है भाई। अच्छा, जिप्सम की बात करें तो इसके लिए जामसर बीकानेर है और नागौर का भदवासी क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। तो चारों ऑप्शंस की व्याख्या हो जाती है। अच्छा, माही सुगंधा किसकी है भाई? तो माही सुगंधा की बात करें तो आपके पास ये चावल होता है। माही सुगंधा क्या है भाई? ये चावल है। चावल की अपने पिछली बार भी आया था प्रश्न। तो माही सुगंधा सुगंधित चावल की एक उन्नत किस्म है जिसे कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद एक कपास की बात करें तो कपास की प्रसिद्ध किस्मों में अगर बात करें तो मरु विकास है और नरमा है। मरु विकास और नरमा किसकी अपने पास प्रसिद्ध किस्में है? तो कपास की है। गेहूं की बात करें तो इसके बारे में मैंने बता दिया था भाई, कल्याण सोना है, सोनालिका है, कोहिनूर है, ये अपने पास गेहूं की है। मक्का की बात करें तो आपके पास माही कंचन और माही धवल है। तो ये याद रखना मक्का के बारे में। नेक्स्ट बात करें तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो कृपाल सिंह शेखावत का अपने पास है राजस्थानी नृत्य नहीं, कविता नहीं, ब्लू पोट्री से है भाई। किससे है? ब्लू पोट्री से है कृपाल सिंह शेखावत का। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इतिहास क्या कह रहा है। राजस्थान ब्लू पोट्री महू सीकर के रहने वाले कृपाल सिंह शेखावत जयपुर की ब्लू पोट्री के महान जादूगर थे। इन्होंने इसमें 25 नए रंगों का प्रयोग कर नई शैली खोजी, जिसके लिए 1974 में पद्मश्री से सम्मान किया गया था या सम्मानित किया गया था, सम्मान दिया गया था। राजस्थानी नृत्य की बात करें तो गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य और फलकुबाई चरी नृत्य इसके लिए प्रसिद्ध नाम है भाई। ये राजस्थानी नृत्य है। तो राजस्थानी नृत्य अलग से है, बड़ा टॉपिक है, तो बड़े टॉपिक की बात अपन यहाँ पे तो कर नहीं सकते, तो आगे देखेंगे भाई अगर समय मिलता तो, नहीं तो आप इसमें भी बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं। राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो कुंदन लाल मिस्त्री और भूरी सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। ये छोटी सी बातें हो गई इसके बारे में। नेक्स्ट है नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है भाई। नाथ प्रशस्ति है वो आपके पास मेवाड़ से संबंधित रही है। किससे? मेवाड़ से संबंधित रही है। तो बात कर लेते हैं, देखो मेवाड़ दय नहीं है भाई, मेवाड़ है ये, है ना, मेवाड़। उदयपुर 971 ईस्वी नाथ प्रशस्ति एकलिंग जी के मंदिर लकुलिस मंदिर के पास मिली है। ये याद रख लेना भाई। ये मेवाड़ के गुहिल शासकों के इतिहास और तत्कालीन समाज के धार्मिक स्थिति की जानकारी देती है। क्या देती है? नाथ प्रशस्ति। अब बात करते हैं यहाँ पे मारवाड़, यहाँ से जोधपुर शिलालेख है और गठियाला शिलालेख मिले हैं भाई। क्या मिले हैं? जोधपुर शिलालेख और गठियाला शिलालेख कहाँ से मिले हैं? मारवाड़ क्षेत्र से मिले हैं। जयपुर की बात करें तो यहाँ पे आमेर का लेख 1612 ईस्वी मिला है, जिसमें कछुआवा शासकों के रघुवंश तिलक को हाँ ये प्रश्न थोड़ा सा समझना भाई, जिसमें कछुआवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। तो किस में कहा गया? आमेर का जो लेख है ना, जो 1612 ईस्वी का है, वो मिला, उसमें कहा गया भाई।
अच्छा, जैसलमेर की बात करें तो यहाँ के इतिहास के लिए बैसाखी का लेख महत्वपूर्ण है। तो ये तो बहुत ही सरल बातें हैं भाई। चलिए फिर, अच्छा, किस कुंडली में प्रेरित धारा की किसी दिशा का पता लगाया जाता है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम द्वारा, तो ये थोड़ी सी चर्चा है ना, इसकी ये खुद पढ़ लेना भाई, ये फिजिक्स का थोड़ा सा मैटर आ जाता है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना भाई बाकी। अच्छा, ये 33% सांद्रता वाले एल्कोहल तथा 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए? तो भाई मिश्रित करवाने के लिए हमारे सर आएंगे, उनसे मिश्रित करवा देंगे, चिंता मत करो। अच्छा, नेक्स्ट है, यदि सभी अबाजे, ये भी उन्हीं से करवाएंगे भाई, है ना। ये क्वेश्चन थोड़े आप चिंता मत करो, प्रत्येक प्रश्न मिलने वाला आपको। अच्छा, झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? ये मैं समझा देता हूँ भाई। तो झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट कहाँ पे है? ये लो भाई, रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। अब चलिए आगे की चर्चा करते हैं। रॉक फॉस्फेट, उदयपुर की झामर कोटड़ा खान देश की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट खान है। चलिए, ये सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार भी मिल चुका है इसे, भाई दिया होगा। चलिए, जिप्सम की बात करें, अभी पढ़ के आए, ये जामसर, बीकानेर और गोठ मांगलो नागौर प्रसिद्ध है भाई इसके लिए, जिप्सम के लिए अभी पढ़ा दिया। बॉक्साइट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है जो राजस्थान में बहुत कम मात्रा में कोटा 12 जिलों में पाया जाता है, तो याद रख लेंगे भाई, बिल्कुल। अब्रक की बात करें तो इसके लिए भीलवाड़ा है भाई, ये भीलीवाड़ा नहीं है, भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान की अब्रक नगर भी कहा जाता है। तो ये तो छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें हो गई अपनी शक्तिमान वाली। अच्छा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये आपके पास जीका, जिसे जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी कहते हैं, के द्वारा संचालित है। तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी हो जाती है, इसके द्वारा संचालित है। यह संस्था राजस्थान में वनों के विस्तार, मरुस्थलीकरण को रोकने और जैव विविधता के संरक्षण की योजनाओं को वित्तीय सहायता, ऋण प्रदान करती है। आई होगी बात समझ में। तो चलिए फिर, एशियन विकास बैंक की बात करते हैं, एडीबी की, क्या है ये, इसके बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से राजस्थान में शहरी विकास, ये ध्यान में रखना, पेयजल एवं राजमार्ग सुधार परियोजनाओं का फंड करता है भाई। तो क्या ये एडीबी, एशियन विकास बैंक है, ये राजस्थान को शहरी विकास और पेयजल और राजमार्ग सुधार में परियोजनाओं के लिए फंड देता है। अच्छा, विश्व बैंक की बात करें तो क्या है, इसके द्वारा राजस्थान में कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना और जल क्षेत्र पुनर्संरचना जैसी परियोजनाएं वित्त पोषित है। तो ये तो याद हो जाएगा भाई, ये उस समय का करंट का ही है। हाँ। अच्छा, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो बरड़ आपके पास बूंदी का एक क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? बूंदी का क्षेत्र है। इसमें बात करें तो क्या आता है, देखो, बरड़ किसान आंदोलन 1922 से 1925 बूंदी रियासत के अत्याचारों के खिलाफ हुआ था, याद रख लेना भाई। इसका नेतृत्व नैनू राम शर्मा ने किया था। इसी आंदोलन के दौरान डाबी नामक स्थान पर नानक जी भील भी शहीद हुए थे, जिनके लिए अपने माणिक्यलाल वर्मा जी ने गीत लिखा था, गीत गाया था। याद रख लेना अब ये नाम। अच्छा, मेवाड़, यहाँ प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, जो भारत का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन माना जाता है। इसे बेंगू ये बेंगू है भाई, है ना, बेंगू किसान आंदोलन भी हुए वहाँ पे मेवाड़ में। तो ये हो जाता है, किसान आंदोलन हुए थे। सिरोही की बात करें तो यहाँ पे मोतीलाल तेजावतनी के नेतृत्व में एकी आंदोलन और भील आंदोलन का प्रभाव था सिरोही क्षेत्र में, याद रखेंगे। हाँ, याद रखोगे, सुनोगे तो पक्का याद रखेंगे। बारंबार इनका अध्ययन करो, बारंबार वीडियो को देखो, मैं गारंटी लेता हूँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, याद हो जाएंगे भाई। हाँ, लेकिन समस्या वहाँ पे आ जाती है, फिर कहोगे सर क्वेश्चन आपने बताए थे आए नहीं, लेकिन आएंगे। आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब ये पेपर पढ़ लोगे तो मान के चलो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, जयपुर, यहाँ शेखावाटी किसान आंदोलन और निमुचना कांड अलवर के पास, जो कि बाद में अलग हुआ, जैसी घटनाएं चर्चा में रही हैं। तो ये तो अलग क्षेत्र है भाई। हाँ, कितने रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में प्रदान की जाती है? तो इसे अपने पास क्या 5 रुपये कर दिए भाई, इसको कितने कर दिए? 5 रुपये प्रति लीटर है वो प्रदान कर दी है। तो बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली बोनस प्रोत्साहन राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। अच्छा, इसके बाद 13 ताली नृत्य आप जानते हो भाई, 13 ताली नृत्य रामदेव जी के लिए किया जाता है। रामदेव जी के जो कामड़ जाति की महिलाएं वो करती हैं। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले और आराधना में बैठकर किया जाता है, जिसमें शरीर पर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई थी, याद रख लेना भाई।
ये 13 जो मंजीरे बांधे जाते हैं, इसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना वो मांगी बाई रही है, कामड़ जाति से रही है। अच्छा, जम्बोजी की बात करें तो इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय 29 नियम की स्थापना की थी जम्बोजी ने, जम्बाजी या जम्बोजी जिनको कहते हैं। अच्छा, गोगा जी की बात करें तो इनके गोगामेड़ी उत्सव पर सांखल नृत्य या डेरू वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है। तो याद रख लेना भाई, सांखल नृत्य या डेरू वाद्य यंत्र, है ना, नृत्य कब किसके यहाँ कौन से उत्सव पे, तो गोगामेड़ी के उत्सव पे किया जाता है। तेजाजी की बात करें तो इनकी याद में भाद्रपद शुक्ला 10वीं को पर्वतसर में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। ये रखना भाई। तेजाजी ऊंटों के देवता माने भी जाते हैं भाई, है ना, ऊंटों के देवता माने जाते हैं। चलिए, ये हो जाता है। इसके बाद है देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है, कहाँ पे है, तो आसिंद भीलवाड़ा में है भाई। कहाँ पे, आसिंद भीलवाड़ा में है। और इसमें बात करें आगे तो आसिंद भीलवाड़ा ये स्वाई भोज आसिंद देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है और यह खारी नदी के किनारे स्थित है। वे गुज्जर समाज के आराध्य देव और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अच्छा, भिनाय अजमेर में बात करें तो ये कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है भिनाय, और देवनारायण जी के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। तो ये देवनारायण जी वाला तो आएगा तो यही करेंगे अपन, लेकिन कोडामार होली भिनाय की है भाई, भिनाय अजमेर की। श्रीनगर अजमेर की बात करें, श्रीनगर अजमेर में भी है भाई, ऐसे नहीं है कि अपने पास वही है, यह भी अजमेर का एक ऐतिहासिक स्थान है। अच्छा, पर्वतसर की बात करें, पर्वतसर डीडवाना कुचामण नागौर, यहाँ प्रसिद्ध वीर तेजाजी का पशु मेला आयोजित होता है, जो अभी बता दिया है, तो दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, विश्व दिवस ये बता दोगे आप लोग, 9 अगस्त को मनाया जाता है भाई, राज्य सरकार ने घोषित किया है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, तो इसका जो आंसर वो मैं बता देता हूँ भाई, इसका आपको होता है एस्प्रिन अम्ल में होता है। बाकी देखो ये जो थ्योरी है ना, आप खुद पढ़ लेना भाई, ये विज्ञान की थ्योरी आपको खुद याद करनी है, ये मैं बता देता हूँ भाई। बाकी क्लास है ना, नहीं तो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर कहोगे सर क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो ये आप थियरी पढ़ लेना, मैंने दे रखी है यहाँ पे। सर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, इसमें सुमेलित नहीं है की बात करें तो क्या है, चलिए पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, बिल्कुल सत्य बात है भाई, ये बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, माही बजाज सागर की बांध योजना है वो राजस्थान और गुजरात, सही बात है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ नहीं है भाई, ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ जाती नहीं है, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न दे दिया। चलिए देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्णतः राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की साझा व्यवस्था से जुड़ी है, मुख्यतः राजस्थान को जल मिलता है, इसका उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, अता पता ही नहीं है, सीमा ही नहीं लगती है वहां तक। जब भाखड़ा नांगल परियोजना ये क्या है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का 15.2% हिस्सा है भाखड़ा नांगल में, याद रख लेना। चंबल परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50:50 से की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। माही 50 ये बिल्कुल सही है भाई, राजस्थान 45% और गुजरात 55% की संयुक्त जल विद्युत सिंचाई परियोजना है। तो ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट बातें आती हैं यहाँ से। सबसे अधिक आघातवर्त्य धातु कौन सी है भाई, आघातवर्त्य का मतलब होता है जितना पीटो उतना बढ़ता है, तो सोना होता है, सोने को कितना ही आप लोग पीटो वो बढ़ता ही जाता है। इसके बाद में हाँ, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश स्थित है। हाँ, ये मैंने बताया था ना कि अच्छा ये अपने पास 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश है, तो इसमें आपके पास है ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही होगा 3B। अब थोड़ी सी व्याख्या मैं बता देता हूँ। देखो 3B का मतलब क्या था, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान होता है। 3B में कौन से क्षेत्र आते हैं जिसमें पूर्वी मैदान होता है, बाढ़ संभावित होता है। भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर इसी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, याद रखना भाई। अच्छा, 4A की बात करें तो क्या है, आर्द्र जल दक्षिणी मैदान जो होते हैं वो जो कैटेगरी 4A है उसमें आते हैं। इसमें अपने पास दक्षिणी मैदान आता है, मैदान में जो क्षेत्र है ना वहाँ पे तो भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, जिले इसमें भी आते हैं भाई। अगर मैं 1B की बात करूं तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, उत्तरी पश्चिमी ऊपर वाला इस तरफ का, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले आते हैं, तो बता दिया भाई। और 4B की बात करें, 4A और 4B आ गया भाई,
आर्द्र दक्षिणी मैदान, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का कुछ हिस्सा आता है। ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। याद रख लेना भाई, ये जो खंड मैंने यहाँ पे बताए ये याद करने हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा भाई, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। चांदी पर तारकसी से नक्काशी करने के लिए, यानी तारकसी, तार को कस के चांदी का तार बनाया जाता है, उसको कस कस के उनको आकृति देके वो क्या बनाते हैं, अपने पास आभूषण बनाते हैं। भाई ये क्या हो गया, चलिए हाँ इसको ठीक कर देते हैं। हाँ, नाथ द्वारा राजसमंद, यहाँ चांदी के माहिन तारों से आभूषण बनाने की कला तारकसी बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ की पिछवाई पेंटिंग भी मशहूर है। ये पिछवाई पेंटिंग कौन सी है? जो अपने पास भगवान श्री कृष्ण के पीछे जो पर्दा लगाते हैं उस पर भगवान जी के क्या है, अपने पास बचपन की लीलाओं के चित्र बनाए जाते हैं, वो पिछवाई होती है। अच्छा, प्रतापगढ़ की बात करें तो यह अपनी प्रसिद्ध थेवा कला, कांच पर सोने की नक्काशी, पिछली बार भी आया था प्रश्न के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अच्छा, खंडेला किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये गोटा उद्योग। लप्पा लप्पी, कोई पूछ सकता लप्पा लप्पी क्या है, तो लप्पा लप्पी ऐसे भूल मत जाना, गोटे का प्रकार होता है। हाँ, किरण बांकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सारे क्या है भाई, गोटे के प्रयोग हैं, गोटे के नाम है लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, ये सारे। अच्छा, जालोर की बात करें तो जालोर का लेटा गांव खेसले एक प्रकार की चादर के लिए प्रसिद्ध है। खेसला क्यों हुआ है? खेसला हुआ अपना चादर है, तो याद रखियो खेसले कहाँ पे, अपने पास जालोर में। अच्छा, इसके बाद एक दिए गए वृत्त की परिधि के भाई अपने पास हमारे वीके सर आएंगे। हाँ चलिए, विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की और से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2021-22 में देश के सर्वश्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में से राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम A+ ग्रेड मिली है? तो इसको मिली है जयपुर जोधपुर को मिली है भाई। जयपुर जोधपुर कहाँ पे? ये रहा भाई। किसको मिली थी? ये उस समय का करंट था भाई, तो उस समय अपने पास जयपुर जोधपुर को नंबर 1 ग्रेड मिली थी भाई। हाँ, ये दोनों ही बढ़िया चित्र है। सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्नलिखित में किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो ये आपके पास पाई जाती है इसमें क्रोमैग्नोन में पाई जाती है भाई। ये क्रोमैग्नोन नाम है, याद रख लेना भाई, क्रोमैग्नोन मानव। अब थोड़ी सी इतिहास पढ़ लेते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूँ। क्रोमैग्नोन मानव की बात करें तो इसकी क्रेनियल क्षमता, दिमागी क्षमता लगभग 1650 सीसी थी, जो आधुनिक मानव लगभग 1400 सीसी से भी अधिक थी। इन्हें आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। ये अपने पास जब पूर्वजों पे जाते हैं तो मानवों का जो विकास हुआ था ना, तो उनको रखा गया है इस कैटेगरी में। तो जो क्रोमैग्नोन मानव था उसके अपना उनको सीधा मानते कि हमारे वंशज, हमारे पूर्वज हैं। निएंडरथल मानव की बात करें तो निएंडरथल क्या है? इनकी दिमाग की क्षमता 1400 सीसी से 1450 सीसी थी भाई। दिमाग की सोचने की ताकत के रखा भाई ये आंकड़ा। अच्छा, जावा मानव की बात करें तो ये इंसान कौन से हैं? याद रखना, पूर्वजों की बात कर रहे हैं हम हमारे। इनकी क्षमता लगभग 900 सीसी थी। और पेकिंग मानव की बात करें तो इनकी दिमागी क्षमता 1000 सीसी से 1100 सीसी थी। अब ये मत सोच लेना सर अपने पास 1100 सीसी 1200 सीसी की तो अपने पास गाड़ियाँ आती है। हाँ, तो हम भी गाड़ियाँ ही हैं, चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भाग रहे हैं जिंदगी में। अच्छा, एक नाव धारा के प्रतिकूल नहीं बहाएंगे हम, धारा के बहाव के हम धारा के साथ ही चलेंगे, चिंता मत करो। इसके बाद में विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये वोल्ट होता है भाई। क्या होता है भाई? ये वोल्ट होता है। अब ये बाकी आगे की मत पूछ लेना मेरे से। लिखित में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना में से सिंचाई पर जल प्राप्त नहीं करता है? तो इसमें छोटी सी एक समस्या आ गई थी, मैं बता देता हूँ भाई। जो प्राप्त करते हैं ना वो तो आपके पास हनुमानगढ़ और चूरू है भाई, लेकिन ये दोनों जिलों का आपके पास क्या है, नहीं मिलता है। अब ये क्यों आ गए थे? प्रश्न डिलीट हो गया, पता नहीं है। इसमें बात करें तो राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, इसमें केवल हनुमानगढ़ नौहर बादरा तहसील और चूरू की राजगढ़ तारानगर तहसील जिलों को सिंचाई का पानी मिलता है। बीकानेर और जो गंगानगर है इससे लाभ नहीं मिलता। इन्हें INGP इंदिरा गांधी नहर परियोजना INGP होता है, वैसे लाभ मिलता भाई। नेक्स्ट है जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं भाई, 5 मंजिलें हैं। इन पांचों के नाम याद रखना भाई, प्रश्न आ सकता है। देखो 5 मंजिलें 1799 में स्वाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाए गए हवा महल में कुछ 5 मंजिलें हैं। इनके नाम नीचे ऊपर से अपने पास क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है भाई। तो ये सबसे पहले तो आता है शरद मंदिर, प्रताप मंदिर भी कहते हैं, रत्न मंदिर है, विचित्र मंदिर है, प्रकाश मंदिर है और हवा मंदिर है, यानी हवा महल है।
तो सबसे ऊपर की जो भाग है उसे हवा महल कहते हैं, बाकी सभी को इन नामों से जानते हैं। तो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे और नंबर 5 पे आता है। इसके बाद में है अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है भाई, तो अचलगढ़ ये लो भाई आप लोगों के पास कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही में है भाई। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। क्या अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण मूलतः परमार शासकों ने करवाया था, जिसका 1452 में महाराणा कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ अचलेश्वर महादेव मंदिर और ओखा रानी का महल स्थित है। याद रख लेना भाई, कहा माउंट आबू सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में बात करें तो क्या गागरोन झालावाड़, ये प्रसिद्ध जल दुर्ग जो आहू और काली सिंध नदियों पर के संगम पे बना है, ये भी मैंने पीछे बता दिया, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा की बात करें तो ये बनास, बेड़च और मेनाल के त्रिवेणी संगम के पास स्थित एक ऐतिहासिक गिरी दुर्ग है। मांडलगढ़ के बारे में याद रखना, त्रिवेणी संगम पर एक जो दुर्ग बना है कौन सा है, तो वो भीलवाड़ा का मांडलगढ़ है। कौन सा, बनास, बेड़च और मेनाल के त्रिवेणी संगम पर जो पहाड़ी है वहां पर, उस पहाड़ी पे बना गया मांडलगढ़ दुर्ग भी। अच्छा, अलवर, यहाँ बाला किला, कुंवारा किला कहते हैं जिसको। बाला किला का मतलब बाला मतलब बाला वो नहीं, बाला मतलब बालक। और यहाँ पे कुंवारा किला है जहाँ बाबर एक रात रुका था भाई। ये प्रश्न इस तरीके से पूछ सकते हैं, बाबर एक रात कौन से किले में रुका था, किस दौरान, अपने खानवा के समय की बात बता रहा हूँ उस समय, तो वो अपने पास बाला किला में रुका था। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, तो इसमें आपके पास बेणेश्वर जो मेला है कहाँ बढ़ता है, डूंगरपुर में बढ़ता है। तो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में नवाटापुरा डूंगरपुर में सोम माही जाखम, माई सोम जाखम बोलना आसानी रहेगी। और नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को, ये दोनों बातें आपको याद रखनी भाई। एक तो कौन सी नदियों के संगम पर, कब, माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है भाई। यहाँ का पे जो शिवलिंग रखा है वो खंडित ही है और वो खंडित ही रखा जाएगा। इसे वागड़ का कुंभ भी या आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं या कहा जाता है। याद रह जाएगा, तो याद रह जाएगा। तो चलिए रामदेव जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। रामदेव जी रोडेचर जैसलमेर की बात करें तो इसे मारवाड़ का कुंभ, ये ध्यान में रखना भाई, मारवाड़ का कुंभ या सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है रामदेव जी वाले मेले को। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम हैं वो भी अपने पास पीर के रूप में, राम सा पीर के रूप में पूजते हैं। पर्वतसर मेला पूछे तो ये वीर तेजाजी की याद में लगने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है पर्वतसर, नाम याद रखना, वीर तेजाजी वाला। पुष्कर मेला, इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला और ऊंटों का प्रसिद्ध मेला कहा जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। याद रखना, जो मैं महीने बता रहा हूँ ये महीने याद रखना भाई। नेक्स्ट बात करें तो एक निश्चित धन पर, नहीं निश्चित धन पे हम नहीं निकालेंगे, हाँ निश्चित धन पे हमारे सर निकालेंगे। चलिए, उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसने की, तो ये अपने पास जगत सिंह ने करी है भाई, महाराणा जगत सिंह ने की है। क्या किया है इन्होंने, तो देखो इनके काल में मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। याद रखना सबसे पहली बात तो ये, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके युग में था या किसके समय था, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में था। हाँ, इन्होंने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए राजमहलों में चितेरों की ओवरी, क्या है, चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना करवाई थी, जिसे तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, तस्वीरारो कारखानों का निर्माण किस महाराणा ने करवाया था, किस महाराजा ने करवाया था, तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्या है, महाराणा उदय सिंह, इन्होंने, ये तो आप कर दोगे भाई, उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर और उदय सागर झील है उसका निर्माण करवाया था। अमर सिंह की बात करते हैं भाई, इनके काल में चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ था और प्रसिद्ध रागमाला चित्र जो 1605 ईस्वी में नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया था। तो याद रखना, रागमाला का चित्रांकन वो किसने किया है, नसीरुद्दीन ने किया था। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं, तो ये अपने पास यहाँ पे व्याख्या दे रखी है भाई। क्या है, विभज्योतक है भाई, विभज्योतक ये रहा भाई, तो संवर्धन से, तो विभज्योतक संवर्धन पौधे के शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन की गति इतनी तेज होती है कि वहाँ वायरस विषाणु नहीं पहुँच पाते, इसलिए उत्तक संवर्धन में मेरिस्टेम का उपयोग करके पूरी तरह से रोग मुक्त, विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। तो ये आप ये याद रखना भाई। देखो हाँ,
इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करती है? तो बीटा करती है, बीटा कोशिका करते हैं। लेकिन ये कौन सी है? ये बीटा लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं हैं, याद रख लेना भाई। अरे प्रश्न कैसे चेंज हो गया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखो, बीटा कोशिकाएं बताएं तो अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जो रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, याद रखना। याद रखने पड़ेंगे भाई, देखो आपको नौकरी लगनी है तो याद तो करने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है याद करना, है ना। सर को याद है कि नहीं है? सर को याद हो ना हो, सर ने 3 एग्जाम फाइट कर रखी है, सर का छोड़ो। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अल्फा क्या है। अल्फा कोशिका की बात करते हैं, ये ग्लूकागोन है भाई। ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। कौन सा? अपने पास अल्फा कोशिकाएं। अच्छा, ब्रूनर ग्रंथि क्या है भाई? ये छोटी आंत ग्रहणी जो है ना कि दीवार में पाई जाती है, जो बलगम और क्षारीय स्राव पैदा करती है। यकृत आप जानते हो भाई, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस का निर्माण करती है। राजस्थान में वर्मिकुलाइट कहाँ पाया जाता है? तो वर्मिकुलाइट अपने पास एक क्या है धातु, क्या खनिज भाई, खनिज। ये अपने पास कहाँ पाया जाता है? ये अजमेर में पाया जाता है। तो चलिए एक व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में वर्मिकुलाइट खनिज मुख्य रूप से अजमेर जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग हल्के कंक्रीट बनाने और थर्मल इंसुलेशन में होता है। भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से अभ्रक और लोहा अयस्क पुरबनेड़ा, याद रखना भैया, ये नाम याद रखना, पुरबनेड़ा भीलवाड़ा, है ना, भीलवाड़ा ही ना, हाँ मैं गलत नहीं बोल रहा भाई, ये पुरबनेड़ा भीलवाड़ा याद रखना, लोह अयस्क के लिए। अच्छा, जैसलमेर की बात करें तो यहाँ प्राकृतिक गैस चूना पत्थर और स्टील ग्रेड जिसको कहते हैं पीले पत्थर के लिए फेमस है। तो चलिए आगे चलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या n इस प्रकार है, किसी भी प्रकार हो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे होगा नहीं, तो हम बुलाएंगे हमारे सर को। व्रत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो व्रत राजस्थान का राज प्रमुख सवाई मानसिंह को बनाया गया था भाई। अब यहाँ पे जो बातें ना वो थोड़ी सी बताना जरूरी है। चलिए मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को। जब आपके पास पूर्व राजस्थान संघ में, पूर्व राजस्थान जो संघ था, है ना, पूर्व राजस्थान संघ जो अपना दूसरा चरण था, इसमें आपके पास उदयपुर को जोड़ के क्या बनाया गया भाई? उदयपुर को शामिल करके संयुक्त राजस्थान बनाया गया। क्या बनाया गया? याद रख लेना भाई ये बात, संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। अब संयुक्त राजस्थान के बाद में क्या किया गया? इसमें 3 बड़ी रियासतें, जो राजस्थान की बड़ी रियासतें थी, मैं एक सूत्र बता देता हूँ, J3B। J3B का मतलब बड़ी रियासतें कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और बी का मतलब होता है बीकानेर। इन तीनों को चारों को जोड़ के अपने पास क्या है? व्रत राजस्थान बनाया गया, व्रत राजस्थान का निर्माण किया गया था। तो ये याद रखना भाई कि पूर्व राजस्थान संघ में तो उदयपुर जोड़ के तो संयुक्त राजस्थान बन गया था, और संयुक्त राजस्थान में अपने पास 4 बड़ी रियासतें जोड़कर J3B, याद रखना ना भैया। तो इनके जोड़ने से अपने पास व्रत राजस्थान का निर्माण किया गया था। अब बात करें जब अपने पास इन रियासतों को मिलाया गया था, तो जयपुर के शासक को तो अपने पास क्या है? ये तो अपने पास क्या है? राज प्रमुख पद के लिए मान गए भी कि भाई इनको सभी से राजी हो गए भाई, इनको अपन राज प्रमुख रहने देते हैं। तो ये तो राज प्रमुख रह गए, लेकिन एक बड़ी रियासत यहाँ से इससे पहले ये भी तो थी ना, क्या? उदयपुर। तो उदयपुर के महाराजा को फिर राजी कैसे करें भाई? तो थोड़ी देर पहले मैंने इतिहास पढ़ाया था ना, आप लोगों को बताया था। तो उदयपुर के जो महाराज थे भूपाल सिंह, है ना, अभी याद आ गया होगा, भूपाल सिंह, इन्होंने कहा भाई अगर इनको राज प्रमुख बनाओगे तो मेरा पद क्या होगा? मैं नीचा कैसे रहूँगा? ये पहले अपने पास कंपेरेटिव अपने पास तुलना होती थी। तो महाराज, अब बाकी एकीकरण में समस्या आ गई, तो उदयपुर के महाराज को फिर क्या है? महाराज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया, जिससे ये आजीवन रहे भाई। ये क्या रहे? आजीवन। अपने पास ये आजीवन भाई, आजीवन क्या बड़ा आएगा क्या? हाँ, आजीवन बने रहे। और इसके बाद में ये जो मान सिंह है, इनको राज प्रमुख है जब तक अपने पास राजस्थान का एकीकरण हुआ, वो बने रहे भाई। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या है? सवाई मान सिंह द्वितीय जो थे ना जयपुर के, 30 मार्च 1949 को चौथे चरण यानी व्रत राजस्थान के गठन के समय इन्हें राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया, जो 1956 में राज प्रमुख पद की समाप्ति तक इस पर बने रहे थे। इसके बाद में राज प्रमुख को अपने पास क्या है, किसमें? राज्यपाल में चेंज कर दिया गया था।
अच्छा, महाराज भीम सिंह की बात करें तो यह कोटा इन्हें द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ की बात कर रहा हूँ, पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ की बात अभी, इसका राज प्रमुख और चतुर्थ चरण में वरिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया था। तो ये सारे जो है ना एक ही सारणी में समझाने वाला हूँ मैं, ये सारे आपको समझ में आने वाले हैं, तो वो उसकी क्लास अलग लेके आऊँगा मैं। महाराजा हनुमंत सिंह ये एकीकरण के समय जोधपुर के शासक थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो कौन से शासक पाकिस्तान में मिलना चाहते थे? हनुमंत सिंह मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की रणनीति से ये अपने पास राजस्थान में शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये छोटी सी बात बड़ी बड़ी हो जाती है। हाँ चलिए, निम्न कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी जो अंत में जाकर किसी नदी नाले में नहीं मिलती है, जो किसी की सहायक नदी नहीं है, अंत में जाके अपने पास विलीन हो जाती है, वो नदी होती है अपने पास क्या आंतरिक, तो वो आपके पास साबी नदी है। अब बात करें मिठड़ी, जो है मिठड़ी है, मासी है, सुकड़ी है, ये कहाँ चली जाती है? ये भी छोटी नदी है। तो बात करते हैं, देखो यह सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और अलवर जिले में बहते हुए हरियाणा के पटौती के पास विलीन हो जाती है। ये एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। अब देखो मिठड़ी और सुकड़ी की बात करें, मिठोड़ी और सुकोड़ी, तो ये दोनों लूनी नदी की सहायक नदियाँ जो अंततः अरब सागर में अपवा तंत्र का हिस्सा बनती है। इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरी नदी में जाके मिल जाती है। लूनी नदी की सहायक नदी है मिठड़ी और सुकड़ी। मासी की बात करें, अपनी मासी की नहीं रहे, अपनी मासी नदी की बात करेंगे। मासी ये बनास नदी की सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में अंतर्गत आती है। अब याद रह जाएगा? हाँ बिल्कुल सर। चलिए फिर, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो भाई ये लो अपने पास, ये तो सबसे सरल है भाई, कोटा वालों ने तो गला काट के गर्दन काट के लटका दी थी, तो ये कहाँ से साथ देंगे? चलिए फिर इनका इतिहास देख लेते हैं। कोटा, यहाँ 15 अक्टूबर 1857 को भारी जन विद्रोह हुआ। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने अपने ही महल में नजरबंद किया और यहाँ राजकीय सेवा ने भी विद्रोहियों का साथ दिया था। तो ये हो जाता है। मेजर बर्टन का जो सर है वो यहीं पे काटा गया था, याद रखना भाई, मेजर बर्टन। ये आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे। बीकानेर, यहाँ के राजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की मदद के लिए रियासत से बाहर पंजाब हरियाणा तक गए थे। कौन से? बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे भाई, याद रखना। टोंक और धौलपुर की बात करें तो इन रियासतों के शासकों ने पूरी तरह अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोह का दबाने का प्रयास किया था। तो अपने क्रांतिकारियों का जो विद्रोह है वो राजा महाराजाओं ने भी दबाने की कोशिश की है। अच्छा, गोविंद गुरु ने भीलों और ग्रासियों के लिए माध्यम से संगठित संप सभा है भाई, इसमें तो कोई बड़ी भारी बात ही नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इतिहास देख लेते हैं इसका। हाँ, संप सभा गोविंद गुरु ने भील और ग्रासिया समाज के सुधार और एकता के लिए 1883 ईस्वी में सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। इसी सभा का अधिवेशन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, जहां प्रसिद्ध मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। याद रख लेना भाई, 1913 में अपने पास क्या 100 साल हो गए थे ना, 2013 में अपने शताब्दी ईयर मनाया गया था इसके लिए। ऐक्य आंदोलन की बात करें तो यह है 1921 में मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों एकता के लिए चलाया गया था। तो दोनों याद रख लेना, अपने पास क्या है, संप सभा गोविंद गुरु ने और ऐक्य आंदोलन मात्र कुंडिया मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था भाई। अच्छा नेक्स्ट, ये तो बड़े ही क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो एक सर्व समीक्षा दी हुई है भाई, तो सर्व समीक्षा हल अपने गुरुजी करेंगे, सर करेंगे भाई। हाँ, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? तो ये आपके पास तीसरे स्थान पे रहा है, तो ये ध्यान रख लेना। बाकी ये अपने पास करंट का, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा आपने। नेक्स्ट है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का? अरे गागरोन किला, ये लो भाई, अपने पास जल दुर्ग में आता है। गागरोन दुर्ग कहाँ पे? झालावाड़ वाले किले को कहते हैं। किसको कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं, झालावाड़ में है। हाँ, जल दुर्ग है, उदक दुर्ग भी कहते हैं। गागरोन झालावाड़ का किला बिना किसी नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा है। एक खास बात और याद रखना भाई, प्रश्न आ सकता है ये कि बिना नींव के सीधे चट्टान पे खड़ा किला कौन सा है? तो गागरोन का किला है और ये आहू और काली सिंध नदियों के पानी से घिरा है, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कहा जाता है। वन दुर्ग जो चारों तरफ से घने जंगलों से कांटों से घिरा होता है, रणथंभौर बात हो चुकी है। एरण दुर्ग भी कहते हैं इसको।
गिरिदुर्ग जो पहाड़ी पे बना होता है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, तारागढ़ है ना, ये सारी बात उसी में आती है। जो अमेरगढ़ है, अमेरगढ़ का किला जो है। हाँ, पारीक दुर्ग जिसकी चौड़ी चौड़ी खाइयाँ होती है, मतलब वो जो खाई, हाँ ये बता दिया, जिसके चारों ओर बहुत चौड़ी गहरी खाई हो, और जैसे लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर वाला है। ये खाई वाला मैंने थोड़ी देर पहले से बताया नहीं था कि उसके चारों तरफ खाई भी थी, जो जिसमें अपने पास क्या है, बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ रखे थे, तो पानी में भी तैर के नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट आता है असंभव घटना की प्रायिकता बाद में करवाएंगे। हाँ, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया भाई? तो ये बढ़िया प्रश्न है भाई, ये बनाया था आपके पास धर्मपाल द्वितीय ने। किसने बनाया भाई? धर्मपाल द्वितीय ने। ये प्रश्न पूछ सकते हैं, रिपीट हो सकता है। धर्मपाल द्वितीय, यादव वंश के शासक धर्मपाल द्वितीय ने 1648 में भाई 1648 में करौली शहर बसाकर इसे अपनी नई राजधानी बनाई थी। तो याद रखना, धर्मपाल द्वितीय। विजयपाल प्रथम कौन थे भाई? इन्होंने 1040 ईस्वी में बयाना भरतपुर में, ध्यान में यादव वंश की नींव रखी थी। विजयगढ़ किला भी बनवाया था विजयपाल प्रथम ने 1040 में। अर्जुन पाल कौन थे? इन्होंने 1348 में कल्याणपुरी, वर्तमान करौली बोलते हैं भाई, वो कल्याणपुरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? आप बता सकते हो भाई। क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, अमलानंद घोष ने की थी भाई। चलिए जानकारी और ले लेते हैं, क्या है अमलानंद घोष। इन्होंने 1952 में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा की खोज की थी। बाद में बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। तो याद रख लेना भाई, ये पक्का प्रश्न आएगा यहाँ से। रतन चंद्र अग्रवाल की बात करें, आर.सी. अग्रवाल पढ़ते हैं अपन, रतन चंद्र नहीं पढ़े। इन्होंने आहड़, उदयपुर और गणेश्वर नीम का थाना सभ्यताओं के उत्खनन में प्रमुख भूमिका निभाई है। किन्होंने? रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल नाम पढ़ते हो आप। एच.डी. सांकलिया, इन्होंने आहड़ सभ्यता का बड़े पैमाने पर क्या उत्खनन करवाया था? 1961 से 62 में एच.डी. सांकलिया ने। वी.एन. मिश्र की बात करें तो इन्होंने बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा सभ्यताओं का क्या उत्खनन करवाया था या किया था? तो चारों के नाम आ गए, चारों के बारे में बातें आ गई भी। नेक्स्ट है 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ भाई? तो ये आपके पास पुष्कर में हुआ है। ये कहाँ हुआ था? पुष्कर में हुआ था। अच्छा, पुष्कर अजमेर 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जयपुर के ठाकुर देशराज और अन्य प्रमुख जाट नेताओं के सहयोग से की गई थी। इस अधिवेशन में ने शेखावाटी और किसान आंदोलन को नई दिशा प्रदान की थी। तो याद रखना, जयपुर के ठाकुर देशराज ने इसकी क्या अध्यक्षता करी थी। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है भाई? हाँ, तो बताओ भाई, अर्थव्यवस्था तो बता सकते हो आप। देखो इसमें आपके पास क्या है, मत्स्य को शामिल किया गया, पशुपालन को शामिल किया गया, आवास को शामिल नहीं किया गया, वानिकी को शामिल किया गया है। तो आवास को नहीं किया गया है। अच्छा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य क्या होगा बताएंगे बाद में, है ना, अपन आगे बढ़ेंगे भाई। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया है? तो जगत सिंह ने अपने पास क्या है, ये किसकी याद में बनाया भाई? जगत सिंह की याद में बना है। और किसने बनवाया है? तो इनकी पत्नी ने बनवाया था भाई, है ना। मैं अभी बता देता हूँ इतिहास थोड़ा सा। तो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने, है ना, कनकावती ने अपने असमय मृत्यु पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में वही कृष्ण भगवान की काले पत्थर की मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। तो याद रख लेना भाई, ये प्रश्न तो थोड़ी थियरी थोड़ी ठीक हो जाती है। अच्छा, ये तो अपने बाद में करवाएंगे भाई। चलिए, हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 मई 2021 को है। ये करंट क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर में से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? तो ब्लू पोट्री को किया गया भाई इसमें, है ना। तो ये ब्लू पोट्री है, ये करंट था भाई उस समय का, तो इसको छोड़ देते हैं। दाबू प्रिंट, ये आप थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया है, ये भी आगे करवाएंगे। हाँ, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया भाई? तो टेलीमेडिसिन का है वो आपके पास भीलवाड़ा से किया गया था। क्या है ये? देखो करंट है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। राजस्थान में दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए राज्य की पहली टेलीमेडिसिन योजना शुरुआत भीलवाड़ा जिले से की गई थी। टेलीमेडिसिन का मतलब आप कॉन्फ्रेंस में ना वीडियो पे अपने पास सुझाव ले सकते हो डॉक्टर साहब से वो। नेक्स्ट बात करें स्माइल कार्यक्रम का, शिक्षा से है भाई। स्माइल हमारे क्षेत्र से है, स्कूल से, ये स्कूल से संबंधित है बच्चों के लिए। हाँ, इस शिक्षा का पूरा नाम देखो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट है।
यह कोरोना लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन अध्ययन सामग्री व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था। यह हमने भी करा है भाई, हमने भी बच्चों को भेजा है, तभी से मैंने ये शुरू कर लिया भाई। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है? तो ये आपके पास अलवर में स्थित है भाई। ये कहाँ पे है? अलवर में है, करंट था उस समय का। तो ये व्याख्या देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है राज रत्नाकर का लेखक कौन है? तो राज रत्नाकर के अपने पास सदाशिव है भाई। क्या है? सदाशिव के राज रत्नाकर किन्होंने लिखी है? सदाशिव ने लिखी है। चलिए देखते हैं। सदाशिव इन्होंने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ राज रत्नाकर, क्या है? राज रत्नाकर की रचना की थी या अपने लिखा था। रणछोड़ भट्ट की बात करें तो क्या लिखा है भाई इन्होंने? ये रहा। इन्होंने प्रसिद्ध राज प्रशस्ति जो 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर देश का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा है और अमर काव्य वंशावली भी लिखी है। अपने पास रणछोड़ दास नहीं, रणछोड़ भट्ट है भाई। मेरे कुछ और याद आ गया भाई, है ना? रणछोड़ दास, श्यामल दास छांचल। हाँ, राजशेखर की बात करें तो ये गुर्जर परिवार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के दरबारी कवि थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा है वो उन रचनाओं की, इनकी रचनाएं की हैं या ये रचनाएं लिखी है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट बात करें तो आता है ताल छापर। बता दोगे भाई, ताल छापर आपके पास चूरू में कृष्ण मृग, काले मृगों के लिए है, काले हिरण के लिए है, जिसके चक्कर में हमारे बड़े बड़े एक्ट्रेस और एक्टर और एक्ट्रेसेस है वो लगे हुए हैं भाई, है ना? हाँ, आज भी चले हुए हैं। चलिए कृष्ण मृग की बात करते हैं। चूरू जिले में स्थित ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों और मोथिया घास के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रवास पक्षी कुर्जा भी आता है, याद रख लेना भाई। कुर्जा कहाँ पे? चूरू अपने पास, यहाँ पे ताल छापर की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, बाघ के लिए तो आप जानते हो भाई, रणथंभौर सवाईमाधोपुर और सरिस्का अलवर प्रसिद्ध है। मोर की बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य में मोरों का घनत्व सबसे अधिक है, याद रख लेना भाई। भालू की बात करें तो इसके लिए सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर सिरोही प्रसिद्ध है, जहां राज्य का पहला भालू अभ्यारण्य घोषित किया गया है। जहां याद रख लेना भाई, भालू का राज्य का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ है? तो जालोर सिरोही में सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके बाद में बात करें तो निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो इसमें अपने पास राव कल्याणमल ने लिया था भाई। याद आ रहा होगा, याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूं भाई। देखो, राव कल्याणमल 1527 में खानवा के युद्ध में समय बीकानेर के राजा राव जेतसी थे और उन्होंने राणा सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को भेजा था भाई। जेतसी ने अपने बेटे किसको भेजा था? कल्याणमल को भेजा था। राव बीका कौन थे? इन्होंने 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना करी, ये तो पता है। महाराजा राय सिंह, इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। अकबर और जहांगीर के भरोसेमंद सेनापति थे महाराजा राय सिंह। लूणकरण की बात करें तो इन्हें कलयुग का कर्ण भी कहा गया है। तो ये इतना आसान तो प्रश्न नहीं आएगा भाई। अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो डेनमार्क के साथ की थी। ये तो करंट है तो छोड़ देते हैं इसको। चलिए, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव में से अयस्क लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो सुनारी से मिले हैं भाई। ये सुनारी गांव अभी हाल फिलहाल में सूचना मिली थी, खोजबीन हुई थी। तो देखो, यह कांतली नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख लोहा युगीन सभ्यता स्थल है, जहां से भारत की सबसे प्राचीन लोहे गलाने की धोखनीदार है भाई, धोखनीदार भट्टियां मिली है। तो सुनारी हो जाता है। नगरी चित्तौड़गढ़, इसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, जो सीवी जनपद की राजधानी थी। बागौर की बात करें तो कोठारी नदी के किनारे स्थित यह आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहलाता है, जहां भारत के सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी याद रखना भाई। ये मैं बता रहा हूँ, ये जब मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ना, बोल देता हूँ, तो मान के चलना चांसेस 100% हो जाते हैं। अच्छा, बरौर श्री गंगानगर की बात करें तो एक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है, जहां से बटन के आकार के मोहरें मिली हैं। बरौर याद रखना भाई, बटन के आकार की मोहरें कहाँ मिली है? बरौर श्री गंगानगर में। इसके बाद में बात करते हैं डबोक हवाई अड्डा किस जिले में है? तो उदयपुर में है भाई। डबोक तो ज़्यादा टफ नहीं है, ये तो आपके पास। अब देखो, बात कर लेते हैं। उदयपुर में स्थित है हवाई अड्डे को डबोक हवाई अड्डा या महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहा जाता है। जोधपुर, यहाँ रातानाडा हवाई अड्डा है भाई। ये क्या हो गया? चलिए, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पे है? जोधपुर में है। जयपुर में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा है। और बात करें कोटा में तो यहाँ
हवाई अड्डा घरेलू स्थित है जो वर्तमान में नियमित उड़ानों के लिए संघर्षरत है भाई, अभी थोड़ा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। नेक्स्ट है सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों की संधि कब हुई भाई, तो 1823 में करी थी। अब बात करते हैं सितंबर 1823 में अंतिम रियासत थी जिसने सहयोग क्या है वो अपने पास सहायक संधि करी थी। तो देखो सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। उस समय सिरोही के शासक महाराव शिव सिंह थे। ये प्रश्न बन सकता है कि अंतिम जो रियासत थी सिरोही उसके कौन से शासक थे जिन्होंने सहायक संधि की थी, तो शिव सिंह थे। 1817 में सबसे पहले करौली विस्तृत रूप से कोटा में से संधि की थी भाई। 1817 में याद रखना सबसे पहले करौली विस्तृत रूप से कोटा से, है ना, कोटा से विस्तृत रूप से कोटा से संधि की थी। 1818 में अधिकांश मुख्य रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि ने 1818 में पूरी संधि कर ली थी भाई। बाद में बड़ी बड़ी रियासतों ने संधि कर ली कि हाँ आप हमारी रक्षा करो, हम आपका साथ देंगे। अरावली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित नहीं है, तो ये किस जिले में नहीं है, तो अजमेर में भी है, राजसमंद में भी है, टोंक में नहीं है, पाली में है। फिर तो चलिए देखते हैं। टोंक टोडगढ़ रावली अभयारण्य का विस्तार तीनों जिलों की सीमाओं पर है, अजमेर, राजसमंद, पाली। इसका टोंक जिले में कोई संबंध नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, बेटा, माता, पिता और दादा की वर्तमान आयु का अनुपात बाद में करेंगे भाई। चलिए, भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है, तो ये आपके पास 10% हिस्सेदारी है भाई, कुछ ज़्यादा नहीं है, अपने राजस्थान की 10% हिस्सेदारी है। चलिए, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें आपके पास जल भराव आता है। ये रहना उत्तरी पश्चिमी बात कर रहा हूँ भाई। तो जल भराव क्या है, नहरी सिंचित क्षेत्र जैसे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, हनुमानगढ़, गंगानगर में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि के नीचे का पानी ऊपर आ जाता है, जिसे सेम की समस्या कहते हैं। इससे मिट्टी क्षारीय और दलदली हो जाती है और उपजावन क्षमता घट जाती है। पवन अपर्दन यह पश्चिमी रेगिस्तान में केवल मिट्टी के स्थानांतरण का कारण है, उपजाऊ मिट्टी भूमि के खारे होने अवनयन का मुख्य कारण नहीं है। अवनयन का मतलब यहाँ से खारेपन से है, और खारापन कैसे आता है, अपने पास अत्यधिक सिंचाई से, वो नहरी पानी से क्या है, अपने पास पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है मिट्टी पे, तो जिससे वो अपने पास खारी हो जाती है। तो ये कारण मैंने बता दिया यहाँ पे। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे क्या थी, वे अपने पास कहाँ, अच्छा वे है, वे बाड़मेर से है भाई। करंट का था प्रश्न, तो कोई बात नहीं, ये देख लेना आप लोग। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रेखा रेड क्लिफ रेखा के रूप में मानी जाती है, तो रेड क्लिफ रेखा अपन भारत पाकिस्तान सीमा को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा को कहते हैं। तो देखो, भारत पाकिस्तान सीमा 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। राजस्थान में इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। भारत अफगानिस्तान सीमा इसे डूरंड रेखा कहते हैं, और भारत चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और नेपाल के बीच की रेखा का नामकरण नहीं है। इसके बाद में 1-2 अंकों वाली, ये तो अपने बाद में करवाएंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में नहीं है, मानस, सीतामाता, जयरगढ़ और रामसागर। तो इसमें आपके पास कौन सा नहीं है, मानस जो है ना ये नहीं है, बाकी सीतामाता है, शेरगढ़ है, रामसर है। मैं बता देता हूँ, रामसागर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम राज्य में स्थित है, और ये हाथी एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित है, स्थल है भाई। सीतामाता अभयारण्य प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी चीतल की मातृभूमि के लिए प्रसिद्ध है, पिछले वीडियो में भी बात हो चुकी है। शेरगढ़ अभयारण्य की बात करें तो इसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, परवन नदी के किनारे, इसके बारे में भी बात हो चुकी है। रामसागर अभयारण्य धौलपुर यानी रामसर जिसको अपन कहते हैं ना, वो भी वही है, रामसागर धौलपुर जिले में स्थित है। तो चलिए बात करते हैं आगे। एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुना हो जाती है। उसकी वर्तमान आयु वर्षों में क्या है भाई, चलिए देखेंगे। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को कोई ई कूपन प्राप्त होगा, तो वो 10,000 से अधिक पे होगा भाई। क्या है, 10,000 से अधिक पे है, ये करंट की बात है भाई। चलिए, निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है, तो ये घर्षण बल जो है ना, इसके बारे में होता है भाई। इसका आंसर घर्षण बल है, बाकी आप देख लेना। इसके बाद में है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र वही सभी बिंदुओं पे समान होता है, याद रख लेना भाई, ये समान स्तर से चलता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो आता है राजस्थान के में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, विजय सिंह पथिक को माना जाता है भाई। आप जानते हो ये बात, बिल्कुल माना जाता है इनको।
देखो पथिक जी की बात करें तो इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। इन्होंने राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया, जो भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। इसी कारण इन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अच्छा, कोमल कोठारी की बात करें, कौन है ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक संस्कृति विशेषज्ञ और संगीत नाटक अकादमी के फेलो थे। इन्होंने बोरुंदा में अभी रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। भाई बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी किन्होंने? कोमल कोठारी ने। झाबरमल शर्मा की बात करें तो इन्हें पत्रकारिता के भीष्म पिता के रूप में माना जाता है, भाई जाना जाता है। इन्हें इतिहास और पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। अच्छा, गोकुल भाई भट्ट, इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके बाद में निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? आयन मंडल करती है। भाई कौन सी करती है? आयन मंडल। ये तो हमने सभी ने पढ़ा है, लेकिन हम पढ़ेंगे ये सारे। देखो इसे थर्मोस्फीयर का हिस्सा माना जाता है। इस परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देते हैं, जिससे रेडियो और सैटेलाइट का संचार संभव हो पाता है। अच्छा, क्षोभ मंडल की बात करें, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा इसी परत में होता है। मध्य मंडल की बात करें तो यह सबसे ठंडी परत होती है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। अच्छा, समताप मंडल की बात करें, यह परत जेट हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए आदर्श है, क्योंकि यहाँ बादल नहीं होते। इसी परत में प्रसिद्ध ओजोन परत जो SO3 है भाई पाई जाती है, जो पैरामैग्नेटिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो याद रख लेना भाई। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया? जयपुर में किया गया भाई। चलिए, करंट था उस समय का। चलिए फिर आगे। निम्नलिखित में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? sp3d ये नहीं दर्शाई जाती है। बाकी आप डिटेल पढ़ लेना भाई। sp3d है ना? हाँ, sp3d ये पढ़ते हैं पहले। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। ये sp3d है, तो ये देख लेना भाई, आप लोग पढ़ लेना। इनके बारे में मैं नहीं समझाऊंगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की है भाई। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा सही है। रोहिड़ा सिरोही में जन्मे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के विख्यात इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राचीन लिपिमाला उनका सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसे आज भी लिपि शास्त्र का बेहतरीन ग्रंथ माना जाता है। तो याद रखना, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। दयालदास कौन थे भाई? तो देखिए, ये बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबारी कवि थे। याद रख लेना भाई, ये जो मैं दयालदास बता रहा हूँ तो ये रतन सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने दयालदासरी ख्यात लिखी थी, जिसमें बीकानेर के राठौड़ का इतिहास है। अच्छा, श्यामल दास की बात करें, इन्हें कवि राजा की उपाधि प्राप्त है। इन्होंने मेवाड़ के इतिहास पर प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद की रचना की है श्यामल दास ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार और विद्वान थे। इनकी कहानी उसने कहा था, ये ध्यान में रखना, उसने कहा था हिंदी साहित्य की एक मील का पत्थर साबित मानी जाती है, मील का पत्थर मानी जाती है। इसके बाद में आता है विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा से किया था भाई। ये कहाँ से? लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है बाद में, तो ये याद बदलाव मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। देखो, विजय सिंह पथिक ने सन 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा महाराष्ट्र से शुरू किया। इस कार्य में उन्होंने जमनालाल बजाज और महात्मा गांधी का भी वित्तीय और नैतिक सहयोग मिला था। अजमेर में बात करें तो देखो, वर्धा के बाद में जब राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया, तब पथिक जी ने अजमेर से नवीन राजस्थान, बाद में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला था। तो याद रख लेना ये दोनों बातें। जोधपुर की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र में जन जागृति के लिए जय नारायण व्यास जैसे नेताओं ने काम किया, जहां से अखंड भारत और पीप जैसे पत्र निकले थे। याद रख लेना। सिरोही की बात करें तो यह क्षेत्र प्रजामंडल आंदोलनों और गोकुल भाई भट्ट की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। अभी थोड़ी देर पहले आ चुका भाई। अच्छा, रणखार रिजर्व जालोर में है भाई। कहाँ पे है ये? रणखार जालोर में है। तो ये लो जालोर की बात कर लेते हैं। देखो, जालोर में क्या है? रणखार चितलवाना जालोर को राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह क्षेत्र मुख्य रूप से जंगली गधों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गधों का भी संरक्षण होता है। जोधपुर की बात करें तो में माचिया सफारी पार्क है भाई, और गुड़ा बिश्नोईयान कंजर्वेशन रिजर्व जैसे क्षेत्र स्थित है। तो याद रख लेना ये। नागौर में बात करें तो रोटू और गागेलाव,
ये दोनों क्षेत्र आपसे पूछे जाएंगे भाई, पक्का पक्का आएंगे। रोटू और गागिलाव है वो कहाँ पे है, तो नामक प्रसिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व आपके पास नागौर में है। बीकानेर में बात करें तो जोहड़बीर गिद्ध संरक्षण के लिए प्रसिद्ध, ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, गिद्ध संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कंजर्वेशन कहाँ है, तो बीकानेर में है। तो अब यहाँ पे आपके जो 100 क्वेश्चंस है उसमें से अगर अपन गणित के छोड़ दें तो बाकी 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो 100 क्वेश्चन का मतलब आपको पता है क्या हुआ, 100 क्वेश्चन का मतलब है लगभग हमने अपने पास 300 से 300 लगभग 300 क्वेश्चन तो पक्का सोल्व किया, 300 नहीं किए हैं तो 250 से 300 के बीच के प्रश्न अपन ने सोल्व कर लिए हैं। इतने प्रश्न अपन ने एक पेपर में सोल्व किए हैं। तो मान के चलो अपने 30 पेपर अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये 2 पेपर अपने हो चुके हैं, लेकिन मैंने बीच में कहा है कि गणित के क्वेश्चन सर तो वो इस क्लास के बाद में आपको मिलने वाले हैं, पिछले वाले पेपर के और इस वाले पेपर के दोनों के मिक्सअप में मिलने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अपने सुपर 30 का नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।